हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अश्विन त्रिपाठी सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को पढ़ाने जा रहा हूं। सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हमेशा इस टाइप के जो है इससे रिलेटेड या तो इसका डेरिवेशन उत्पत्ति प्रूविंग पूछी जाती है या तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आखिर वो कौन सी हेडिंग है? तो वो हेडिंग है हमारी व्हीट स्टोर सेतु। इसी को इंग्लिश में व्हीट स्टोर ब्रिज बोला जाता है। अब बात करेंगे कि ये जो है व्हीट स्टोर सेतु या ब्रिज है क्या, क्यों बनाया गया, इसका यूज क्या रहा। तो फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे। एक जो है वैज्ञानिक थे हमारे प्रोफेसर व्हीट स्टोर, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने एक जो है व्यवस्था बनाई। कैसी व्यवस्था बनाई? कह रहा कि एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, मतलब कि अगर हमको प्रतिरोध के वैल्यू नहीं पता है, कितने प्रतिरोध लगे हैं और प्रत्येक कितने प्रतिरोधों में क्या क्या जो है वैल्यू होगी, तो उसके लिए एक ऐसी समायोजन, एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार इन्होंने किया था और इस व्यवस्था का ही नाम रखा गया था व्हीट स्टोर सेतु सिद्धांत। आखिर ये वर्क कैसे करता है, इसका यूज क्या है, कैसे इसकी प्रूविंग करेंगे, तो आइए हम लोग ध्यान से समझेंगे इसको। तो हम मान कर ये चल रहे हैं, इन्होंने ये बताया कि अगर एक जो है कह रहा कि 4 प्रतिरोध लिए जाएं। क्या लिए जाएं? 4 प्रतिरोध लिए जाएं। प्रतिरोध का मतलब ये है कि प्रतिरोध के कोई 4 तार ले लिए जाएं इस प्रकार से, ठीक है। और 4 प्रतिरोध तारों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि एक चतुर्भुज की रचना हो। कैसी रचना हो? चतुर्भुज की। मतलब कि अगर 4 प्रतिरोधों को इस हिसाब से जोड़ दिया जाए कि एक उससे जो है चतुर्भुज बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार से और जो प्रतिरोध हमारे होंगे ये किस क्रम में जोड़े गए हैं? इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम का मतलब एक ही क्रम में इनको रखा गया है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज बन रहा है और इन प्रतिरोधों को 4 प्रतिरोधों को हमने एक क्रम से जोड़ दिया है। इसको हम अगर मानकर चल दें कि ये हमारा कौन सा है, इस प्रतिरोध का नाम है P। इसका नाम अगर हम P कर दें, दूसरे वाले प्रतिरोध का कर दें हम Q और तीसरे इधर कर दें R और इसको कर दें S। इस प्रकार अगर 4 प्रतिरोध हों और 4 प्रतिरोधों को एक क्रम में जोड़ा जाए, ऐसे क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो जिससे कि चतुर्भुज बन जाए। और इस चतुर्भुज के एक विकर्ण, ये विकर्ण होते हैं सामने सामने के, अगर कोनों को मिला दिया जाए जहां पर जो पॉइंट्स होते हैं, तो ये हमारा विकर्ण कहलाता है। अगर इस विकर्ण का संबंध किससे कर दिया जाए? गैल्वानोमीटर से कर दिया जाए। विक्षेपक एक जो है यंत्र होता है गैल्वानोमीटर, जो धारा को जो है मापता है। तो गैल्वानोमीटर यहाँ पर लगा दिया गया, यानी एक जो विकर्ण बनेगा आमने सामने के सिरों को मिलाने पर, उससे धारा मापी जोड़ दी गई। और क्या हुआ? कह रहा जो अन्य जो कोण बच रहे हैं, मतलब कि ये एक विकर्ण ये बनेगा, तो इस विकर्ण का संबंध किससे कर दिया जाए? एक बैटरी से कर दिया जाए। किससे कर दिया जाए? बैटरी से कर दिया जाए। यहाँ पर मान लीजिए कि बैटरी लगा दी गई, प्लस की कर दी गई टर्मिनल, ये माइनस का कर दिया गया है। यहाँ पर एक कुंजी लगा दी, की लगा दे रहे हैं। इस प्रकार से एक समायोजन बन जा रहा है। अब ये प्लस सिरा है तो भाई प्लस सिरा है तो यहाँ से करंट जाएगा ऊपर की ओर, है ना। तो हम अगर मानकर चले कि इसमें जो है आई करंट जा रहा है, अब आई करंट जब यहाँ से जाएगा तो इस करंट हमारा कितने भागों में डिवाइडेड हो जाएगा? 2 भागों में डिवाइडेड हो जाएगा। एक तो हमारा करंट इधर तो जाएगा, वो हमारा मान के चलते हैं कि I1 करंट है, एक करंट इधर जाएगा भाई, तो एक करंट को हम मान के चल देते हैं क्या? I2, ठीक है। इसको हमने मान लिया I2 करंट है। तो जब ये करंट इधर से जाएगा यहाँ पहुंचेगा, तो अब इधर वाला भी करंट जाएगा तो यहाँ पहुंचेगा। अब जब यहाँ पहुंचेगा तो ये करंट के 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक करंट का रास्ता इधर मिल रहा है, इधर जाए, एक रास्ता इधर भी मिल रहा है। अब चूंकि जब करंट तो आई है 2 भागों में बराबर डिवाइड हुआ होगा, इधर से भी जब यहाँ पहुंचेगा करंट तो इसके 2 रास्ते, एक रास्ता नीचे की ओर मिलेगा, एक इधर की ओर मिलेगा। अब ये करंट अगर इधर जाता है तब भी इसका जितना है, मान लीजिए कि 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, हो जाए तो 1 एम्पियर इधर जाएगा, इधर से भी करंट जाए तो 1 ही एम्पियर का, चूंकि हाफ रहेंगे भाई, 2 भागों में डिवाइडेड हो रहा है। तो जब हाफ करंट इधर जाएगा, हाफ इधर जाएगा, तो विक्षेपक हमारा क्या होगा? 0 पॉइंट पर होगा। मतलब कि इससे ये पता चल रहा है कि इस वाले विकर्ण से कोई भी धारा नहीं प्रवाहित हो रही, नहीं बह रही है। अब करंट
आगे जाना चाहिए तो करंट भाई आगे जाएगा, इधर से भी करंट आगे जाएगा, तो दोनों करंट मिलकर के फिर क्या बन जाएंगे, I बन जाएगा, है ना। तो यहाँ वाला जो जाएगा इधर भी I1 रहेगा और इस वाले में भी I2 करंट रहेगा। तो उन्होंने एक व्यवस्था जो इस प्रकार से बनाई, उन्होंने ये बताया कि अगर चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, इस प्रकार जोड़ा जाए कि ये चतुर्भुज की रचना बन जाए, और चतुर्भुज की विकर्ण का एक विकर्ण का संबंध गैल्वानोमीटर से कर दिया जाए, और अन्य जो दो सिरे बच रहे हैं, मतलब कि विकर्ण दूसरा वाला जो बच रहा है, उसका संपर्क हम बैटरी या जो है किसी सेल से कर देंगे, एक कुंजी लगा देंगे, की लगा देंगे, स्विच। तो करंट अगर इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, तो उन्होंने ये बताया कि जो किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं में जो लगे प्रतिरोध है, मतलब कि एक इस संलग्न भुजा, अब संलग्न भुजा किसे कहते हैं भाई, संलग्न भुजा का मतलब कि एक भुजा से दूसरी भुजा जो जुड़ी हुई होती है उसी को संलग्न भुजा बोलते हैं। तो यानी एक हमारा जो प्रतिरोध होगा P होगा, दूसरा हमारा प्रतिरोध होगा Q होगा, तो ये हमारे संलग्न प्रतिरोध कहलाएंगे। तो कह रहा है कि किन्हीं जो है जो प्रतिरोध है भुजाओं में लगे हुए संलग्न भुजाओं में, उनका अनुपात अन्य जो दो हमारे भुजाएं बच रही हैं संलग्न भुजाएं, उनमें जो लगे प्रतिरोध हैं उनके अनुपात के बराबर होता है। ये उन्होंने जो है एक सिद्धांत बताया। तो इस सिद्धांत को हम कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब अगर हम बात करें कि कहना क्या चाह रहे हैं, तो P/Q = R/S, यानी ये होगा। अब ये बात सही है तो थोड़ा सा परिभाषा को देख लेते हैं कैसे इसको लिखना है। तो लिखा जाएगा, जैसे पहले हमने चित्र बनाया है, लिखेंगे चित्रानुसार चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज की रचना अगर की जाए तथा एक विकर्ण का संबंध धारामापी से तथा दूसरे विकर्ण का संबंध सेल से करके धारा प्रवाहित करने पर यदि धारामापी से कोई धारा ना प्रवाहित हो, तो यहां पर धारामापी से हमने देखा कि कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही, अगर धारामापी से तो इसे सेट की संतुलना अवस्था कहते हैं। ऐसा अगर हो रहा है कि धारामापी से कोई धारा नहीं प्रवाहित हो पा रही है, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो सेतु है ये संतुलन की अवस्था में है। संतुलन मतलब बैलेंस में है, जितना करंट इधर जाएगा इस साइड में होगा उतना ही करंट का फ्लो इधर हो रहा है, यानी दोनों साइड से ये सेतु हमारा जो ब्रिज बन रहा है इस संतुलन की अवस्था में। तो इस अवस्था में चतुर्भुज की जो चतुर्भुज हमारा बन रहा है कि किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे हुए प्रतिरोधों का अनुपात P/Q, तो यहाँ पर एक संलग्न भुजा का अनुपात P/Q यानी P/Q माना जाएगा। चतुर्भुज की शेष दो संलग्न भुजाओं में, तो शेष हमारी कौन सी भुजा बची, एक ये भुजा बची, एक ये भुजा बची। अब एक में R लगा है, एक में S लगा हुआ है, ठीक है, एक में R प्रतिरोध लगा हुआ है, दूसरे में S लगा हुआ है। तो कह रहा है शेष दो अन्य संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात को तो बटे में, यानी R/S के बराबर होता है। यानी अगर हम बात करें कि क्या इसका मतलब क्या है, तो यानी कहा जा सकता है कि P/Q है वो हमारा R/S के इक्वल होगा। अब ये बात तो रही सिद्धांत की परिभाषा के अनुसार, उन्होंने जो सिद्धांत दिया था कि ऐसा होता है। अब क्या ये बात वास्तव में सही है या नहीं सही है, इस बात का जो है प्रमाण भी दिया गया है, वो प्रतीक इसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा कि कहा जाए कि अगर एक ही जो है संतुलना अवस्था में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों तरफ से जो है करंट का फ्लो बराबर जा रहा है, तो हमारा सेट क्या है, संतुलन की अवस्था में। अगर संतुलन की अवस्था में है तो AB का जो विभवांतर है, मतलब कि अगर हम चतुर्भुज का नाम दे दें कि ABCD, इस प्रकार से नाम भी दे सकते थे, नाम भी दे दें, तो देखेंगे कि जो AB है और CD है तो दोनों साइड में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB का विभवांतर इक्वल टू AD का विभवांतर, तो AB और AD का विभवांतर दोनों साइड से बराबर आता है, ठीक है। AB का विभवांतर इक्वल टू AD का विभवांतर, मतलब कि जो इसका वोल्टेज होगा विभवांतर होगा वही विभव इधर भी होगा। करंट का फ्लो क्योंकि बढ़ रहा है तो बराबर ही आएंगे। अगर विभवांतर बराबर है तो विभवांतर इक्वल टू, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है V इक्वल टू IR पढ़ा है, यानी धारा गुणे प्रतिरोध होता है। विभव बराबर विभव इक्वल टू क्या होता है,
धारा में प्रतिरोध। तो यहाँ पर धारा करंट हमारी I1 मानी गई है और जो हमारा इस पर लगा हुआ प्रतिरोध है, संगत प्रतिरोध, वो P है। तो हम लिखेंगे I1 इंटू P। अब ये किसके इक्वल टू होगा, तो देख रहे हैं क्योंकि संलग्न भुजाओं वाले में ही बात कर रहे हैं। I2 यहाँ पर धारा करंट है और R इसमें संलग्न प्रतिरोध है, तो I2 इंटू R। इसको हमने एक समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम अन्य दो जो भुजाएं हमारी बच रही इन पर भी काम करेंगे। तो BC, यहाँ भी हमारा I1 करंट जा रहा था, I1 धारा बह रही थी इस वाले प्रतिरोध के लिए, इस वाले लाइन के लिए, और इस पर प्रतिरोध Q लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा I1 इंटू Q। यहाँ पर भी विभवांतर का फार्मूला लगा रहे हैं, तो धारा गुणे प्रतिरोध होता है, तो धारा गुणे प्रतिरोध का मतलब I1 इंटू Q। सेकेंड वाले की अगर हम बात करें, लास्ट वाले प्रतिरोध की, तो यहाँ पर देख रहे हैं S प्रतिरोध है, कौन सी भुजा के लिए, CD भुजा के लिए। यहाँ पर करंट का फ्लो हो रहा I2, तो I2 इंटू S हो जाएगा। इस प्रकार से जो है एक इक्वेशन बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम समीकरण 1 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, डिवाइड इसलिए कर रहे हैं, कंपेयरिंग करना है, तुलना करना है, तो तुलना करने के लिए जो है हमेशा डिवाइड किया जाएगा। तो हम पहले वाले समीकरण हमारा कहाँ है, I1 इंटू P, I1 इंटू हम लोगों ने जो है यहाँ पर रख दिया है P, ये P है, I1 इंटू P हो गया। दूसरे वाले समीकरण का पहले तरफ का भाग कहाँ है, तो ये है I1 इंटू Q, तो I1 इंटू Q नीचे रख दिया, डिवाइड कर दिया। इसका दूसरा पार्ट यहाँ इक्वल टू इधर लगा दिया गया, और I2 इंटू S नीचे। अब देखेंगे I2 से I2 कैंसिल हो गया, I1 से I1 कैंसिल हो गया, बचा कितना, तो इट इंप्लाइज दैट कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो यही हमको लाना भी था, जो हमारे विटस्टोन वैज्ञानिक थे उनका ही ये सिद्धांत ही था कि दो संलग्न भुजाओं का अनुपात अन्य शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S वास्तव में है। तो ये रहा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो है जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको भी बता दिए जाएंगे, आप लोग इसको नोट करिए।